नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम सब एक नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए सभी को, अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सभी पे क्लास को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे क्लास में चले आए, ठीक है ना। तो चलिए हम क्लास को पहले कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आप सबको बता देते हैं कि अभी तक आप सभी व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े, तो आपसे अनुरोध है कि आप सभी व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पर आप सभी को हर एक वीडियो का पैनल, पीडीएफ और हर चैप्टर का पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी ज़रूर जुड़िएगा व्हाट्सएप चैनल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी जुड़िएगा, ठीक है ना। और आप सभी अभी तक जो जय प्रक्रम पहला चैप्टर पढ़ाया है उसका फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी क्लास आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम क्लास को अभी कंटिन्यू करते हैं। सभी को क्लास में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। आप सभी को 5 से 10 मिनट का टाइम देता हूं, आप सभी क्लास में जुड़े तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम क्लास को पहले कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम देखो, पहला चैप्टर आप देखो फिजिक्स के माने कि भौतिकी का पहला चैप्टर आप सबको पढ़ाए थे प्रकाश का प्रवर्तन, लेकिन अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसको आप सब देखिएगा एनसीईआरटी बुक में तो यह दोनों चैप्टर एक ही है, लेकिन इसको जब आप सभी भारतीय भवन में देखिएगा तो ये चैप्टर अलग अलग है और अलग अलग पढ़िएगा तभी तो समझ में आएगा ज़्यादा हमको हिसाब से, ठीक है ना। तो आप सभी इस चैप्टर को अलग अलग करके पढ़िएगा, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, ये दोनों चैप्टर एक ही है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर का नाम यहाँ पर हम समझ लेते थोड़ा सा। चैप्टर का नाम क्या है, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का नाम, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन को ही हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले आप सभी को इसको हम समझाते हैं। इसमें पहले तो यहाँ पर आप सभी का टॉपिक आएगा कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं किसको है, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो एक बार आप सभी को चित्र के माध्यम से एक बार समझा देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप सभी जब देखते होंगे, जब एक पानी से भरा बाल्टी ले लीजिएगा आप सभी और उसमें डांटा को डालिएगा, माने कि डालिएगा तो उसका डांटा जो है थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, माने कि जो सीधा जाता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और मोटा भी हो जाएगा। ये कारण आप सभी में देखते होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या, देखो ये क्या है, मान लो कि ये है, मान लेते ये क्या है, तो ये है कांच, ठीक है ना। ये हम कोई भी कांच ले लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कोई एक कांच है, ठीक है ना। ये कोई एक कांच है, ठीक है ना। ये क्या है, तो कोई एक कांच है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, और कांच क्या है, यहाँ पर कांच, तो ये क्या है, कांच है, ठीक है ना, कांच है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं तो हवा तो होगा ना। ये क्या है, तो हवा है, ये क्या, हवा है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ से जब हम प्रकाश, देखो ये क्या है, तो ये अभिलंब मान लेते हैं। अभिलंब जानते हैं ना आप सभी, तो अभिलंब है। और यहाँ से जब हम प्रकाश के किरण एक भेजेंगे, प्रकाश के किरण भेजेंगे, यहाँ से जब हम एक प्रकाश के किरण भेजेंगे तो ये कैसे लौटेगा। ये कांच क्या है, तो कांच एक पारदर्शी, कांच क्या है, तो एक पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है ना। आप सब ये ना समझिएगा कि ये पारदर्शी है, ठीक है ना। तो ये किधर आएगा, तो यहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है। इसको क्या करना जाना चाहिए था, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह अपने पथ से थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया। क्या, थोड़ा सा मुड़ गया और इधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, या तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा, तो यही होगा, ठीक है ना। तो देखते होंगे आप सब, जब मान लो कि एक बहुत ही बोतल में भरा पानी है, उसमें आप एक डांटा डालिएगा तो उसमें थोड़ा सा पानी के अंदर वो डांटा मोटा हो जाएगा या तो थोड़ा सा टेढ़ हो जाएगा। ये किसके कारण होता है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। आप सब देखते होंगे कि
जो पानी में आप सभी सिक्का डालते होंगे, सिक्का डाल देते होंगे और उसको देखते होंगे कि वह तो पानी में चला गया है बाल्टी के, लेकिन वह क्या होता है, बुझाता है कि यह ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। तो किसके कारण होता है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। और ये जो कांच देखो, ये क्या है? हवा क्या है? तो ये हवा है विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। कांच में प्रकाश की चाल कम होता है, इसीलिए हम इसको सघन माध्यम कहते हैं। तो देखो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण आ रहा है तो थोड़ा सा विचलित हो जा रहा है, तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए इस परिभाषा को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ये भी नाम लिख लीजिएगा कि ये क्या है, ये आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले हम प्रकाश का अपवर्तन का एक परिभाषा लिखते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा लिखिए। इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। क्या प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी कि किसे कहते हैं, क्या है बताइए, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, आप सभी को समझ में आ रहा है, एक बार सभी को बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे। अपना मन से लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, क्या यहाँ पे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखो ये क्या, हवा एक माध्यम है और हवा से क्या दूसरे माध्यम में आ रहा है, कांच में, मानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर लेकिन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने तो यहाँ पर लिखें तो वह अपने पूर्व पथ से, यहाँ पर लिखेंगे करती है तो वह अपने पूर्व पथ से, क्या पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या प्रकाश का अपवर्तन कहते है। बोलो भाई, आपसे समझ में आया कि नहीं? बोलो मेरे दोस्त सब, आपसे बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन आपसे कुछ समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या लिखा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या कहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, क्या एक माध्यम से, हवा क्या है, तो हवा एक माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। एक माध्यम हवा था, लेकिन ये जब प्रकाश की किरण अभी हवा में और इसके बाद कहाँ प्रवेश कर रहा है, तो ये कांच में प्रवेश कर रहा है। तो क्या हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से, जो यह पिछले वाला पथ से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वह अपने पूर्व पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। क्या ये विचलित हो गया, इधर हट जाएगा ना तो उधर हट जाएगा, माने कि जो बिहाती है, कहती है इसका किसका नाम है, ये जो अभिलंब है, अभिलंब से हट जाएगा या अभिलंब से सट जाएगा। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, और देखो यहाँ पर जब अभिलंब से इधर अभिलंब की ओर घूम जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझा है कि प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोलिए भाई, आप सबको समझ में आया या नहीं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, आप सभी
यहाँ पर एक बोतल देख लो। एक बोतल में जब हम बोतल में एक पानी भर लीजिए, जैसे में बोतल में पानी भर लीजिए, थोड़ा सा इतना छोड़ दीजिए और यहाँ पानी में जब डंडा डालेंगे बोतल के अंदर में तो पहले तो हवा में जाएगा, हवा से पानी में जाएगा। तो हवा क्या एक माध्यम है, पानी क्या एक माध्यम है, माने कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो ये जो डंडा होगा ये थोड़ा सा मोट हो जाएगा या तो थोड़ा सा अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाएगा। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपसे कुछ समझ में पूरा आ गया होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा समझ लेते हैं इस सभी कोण के बारे में, ठीक है ना। सभी कोण के बारे में एक बार हम समझ लेते हैं और इसको हम मिटाते हैं। आपसे को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं सभी कोण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए आप सभी का सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए सभी को कमेंट में कीजिए, आपसे कमेंट में लिखिए आपसे को प्रकाश का अपवर्तन का जो परिभाषा वो समझ में आया या नहीं, एक बार सभी को कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सभी को एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए नीचे हो गया था, चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे कि परावर्तक सतह, लेकिन इसमें हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अपवर्तक सतह। क्या ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अपवर्तक सतह, ठीक है ना। देखो प्रकाश के परावर्तन में हम पढ़ रहे थे परावर्तक सतह, लेकिन हम इसमें प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपवर्तक सतह। ये सब आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, तो ये अभिलंब है। क्या है, तो यह एक क्या है, तो ये अभिलंब है। थोड़ा सा बड़ा पाठ देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये यहाँ पे ये क्या, प्रकाश के परावर्तन में भी अभिलंब पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें भी अभिलंब पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, तो अभिलंब है, ठीक है ना, अभिलंब है। उसके बाद यहाँ पर जब प्रकाश की किरण यहाँ से भेजेंगे तो इस किरण को क्या, इसका नाम क्या देखो, और यहाँ से भेजेंगे तो ये तो पहले ऐसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने थोड़ा सा विचलित हो गया। क्या यह इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यह इधर आ गया, यह तो अभिलंब की ओर मुड़ गया या तो अभिलंब से दूर हट गया। क्या, अभिलंब से दूर हट गया। तो यहाँ पर इस जो यहाँ पर जो किरण आ रहा है, ये जो किरण आ रहा है अभी जो यह किरण आ रहा है, इस किरण का क्या नाम है, सभी को बताइए। तो इस किरण का क्या नाम है, तो इस किरण का हम नाम रखते हैं, इस किरण को हम क्या पढ़ते थे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते थे आपतित किरण, लेकिन इसमें भी क्या हो जाएगा, तो इसका नाम आपतित किरण ही है, ठीक है ना। क्या, तो आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण है, ठीक है ना, आपतित किरण। जब अपवर्तक सतह के बाद परावर्तन के बाद जब ये किरण इधर घूम गया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, उसमें हम समझ लेते हैं परावर्तित किरण, लेकिन इसमें हम अपवर्तन सब चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें अपवर्तित किरण हो जाएगा। क्या, अपवर्तित किरण, ठीक है ना, अपवर्तित किरण इसका नाम है, ठीक है ना। और अपवर्तित किरण को ही निर्गत किरण भी कहा जाता है। क्या, निर्गत किरण भी कहा जाता है, निर्गत, ठीक है, निर्गत किरण भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो समझ गए आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तक सतह, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। उसके बाद ये जो कोण है, देखो यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, तो इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या, इस कोण को हम क्या कहते हैं, तो इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपतन कोण, ठीक है ना, आपतन कोण कहते हैं। इसको आप सिर्फ ध्यान रखिएगा, इसको हम आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना, इसमें हम साइन आई से सूचित करते हैं। और यहाँ पर जो ये वाला कोण बन रहा है, ये यहाँ पर क्या, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच ये जो कोण बन रहा है, इसी को तो हम कहते हैं
अपवर्तन कोण, क्या इसको हम क्या उसमें पढ़ रहे थे कि क्या पढ़ रहे थे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें हम अपवर्तन कोण पढ़ेंगे। अपवर्तन कोण पढ़ेंगे, ठीक है ना। अपवर्तन कोण, इस सभी चित्र के माध्यम से आप समझ गए ना, सभी के नाम समझ गए, बताएंगे सभी का नाम समझ गए तो एक बार दिल का इमोजी भेज देंगे पूरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। उसके बाद क्या अब हम सभी का एक बार एक सभी का हम एक बार नाम जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। नाम तो जान ही लिए कि ये क्या है, तो ये वाला जो सतह है, ये जो सतह, इस सतह का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन में सतह का नाम क्या है, तो अपवर्तक सतह नाम है। उसके बाद जो यह लंब है, क्या ये जो लंब है, इस लंब का नाम क्या है, तो अभिलंब है, ठीक है ना। और जो किरण भेजा गया है इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और परावर्तन के बाद जो इधर आर पार हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, और इसी को हम निर्गत किरण भी कहते हैं, ठीक है ना, हो गया। और यहाँ पर अपवर्तन कोण, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सभी का हम एक बार नाम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना, हम है ना। चलिए आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा, इस चित्र को हम इधर घेर देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर पहले हम समझते हैं क्या है आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही बन गया, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण है किसे कहते हैं, बोलो तो आप सभी, आपतित किरण। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या लिखेंगे कि अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बिल्कुल आसान है, देखो आ रहा है कि ना, ये कहाँ पर आ रहा है, तो ये तो आ रहा है अपवर्तक सतह पर, तो हम क्या लिखेंगे, अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तक, क्या अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते है, ठीक है ना। उसका आप सब समझ गए। उसके बाद समझते हैं जो क्या है, यह है अपवर्तित किरण। क्या अपवर्तित किरण है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। दूसरा नंबर लिखिएगा अपवर्तित किरण। क्या दूसरा नंबर लिखिएगा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है ना, अपवर्तित किरण, ठीक है ना। अपवर्तित किरण किसे कहेंगे, उसमें हम समझ लेते हैं परावर्तित किरण, लेकिन इसमें हम समझेंगे अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण किसे कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। देखो ये क्या है, तो यह है अपवर्तक सतह है, इससे टकराकर, इससे आर पार होकर ये क्या निकल रहा है, तो यह निकल रहा है अपवर्तित किरण। तो इसमें हम सिंपल लिखेंगे कि अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते है। कितना सिंपल है भाई, आप बताइए तो कितना सिंपल है। क्या अपवर्तित किरण, तो क्या समझा है कि अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। कितना सिंपल है कि अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। पूरा दिमाग में घुसा लीजिए आप सभी, ठीक है ना, पूरा सेव कर लीजिए दिमाग में, ठीक है ना। चलिए दिमाग के फाइल में सेव कर लीजिए आप सभी। चलिए तीसरा नंबर में समझ लेते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, तो तीसरा नंबर में आप सबको थोड़ा समझाते हैं। जो आपतन कोण है, ये क्या है, तो ये आपतन कोण है। सभी बिंदु क्या आपतित किरण कहाँ आकर मिल रहा है, तो आपतन बिंदु पर आकर मिल रहा है।
तो यहाँ पर हम आपतन कोण के बारे में लिखेंगे कि अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है ना। आपतन कोण किसे कहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, क्या यह एक बिंदु है, क्या आपको लग रहा होगा कि यह क्या है, तो यह एक बिंदु है। यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन कोण कहते हैं। लिखेंगे अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन कोण कहते हैं। उस बिंदु को ही आपतन कोण कहते हैं। समझ में आया आप सभी को। आपतन कोण क्या समझा है कि यहाँ पर समझा है कि अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, कौन बिंदु है, यह एक बिंदु है, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन कोण कहते हैं। इसका नाम लिख लीजिए, सॉरी बोर्ड पर आ गए थे, आपतन कोण, इस कोण का नाम आपतन बिंदु, इसका नाम है, ठीक है ना। आपतन बिंदु इसका नाम है, ठीक है ना। इस बिंदु का नाम क्या है, तो आपतन बिंदु है। इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम क्या है, तो आपतन बिंदु है। इसको भी आप सभी याद करके रखिएगा। अब हम तो समझ लेते हैं आप अभिलंब किसे कहते हैं। क्या अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। क्या जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पे एक हम लंब डाल रहे हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। सिंपल, ठीक है ना। अभिलंब किसे कहते हैं आप सभी को लिखा देते, ठीक है, जगह है ना। चलिए यहाँ पर चौथा नंबर में लिखते हैं, चौथा नंबर यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब, ठीक है ना। अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब के बारे में क्या बताया आप सभी को कि यहाँ पर लिखेंगे आपतन बिंदु, देखिए अपवर्तक, यहाँ पर क्या समझाया आप सभी को, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। क्या आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। या सिंपल यहाँ पर लिखेंगे आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है ना, अभिलंब कहलाता है। उसके बाद आप सभी समझाते हैं जो आप क्या है यहाँ पर आपतन कोण। क्या आपतन कोण के बारे में और अपवर्तन कोण के बारे में आप सभी को थोड़ा समझाते हैं। 2 टॉपिक अभी बचा है, ठीक है ना। चलिए इसको अभी हम आप सभी को हम समझाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करें, चलो 1 सेकेंड, आपतन कोण समझा देते हैं आप सभी को, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा समझाते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना आप सभी को। चलिए इसको हम पाइप पार के इसको हम मिला देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में कि आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण क्या है, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपसे बताइए कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब। क्या अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या बहुत आसान है, यहाँ पर लिखेंगे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, क्या आपतित किरण है, यहाँ पर क्या है
यहाँ पर क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को देखो, ये क्या है, ये है आपतित किरण, ये क्या है, अभिलंब है, इसके बीच में कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण, आपतित 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 किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण का आपतन कोण कहते है। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया है। चलिए अब हम थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या समझाया, एक बार समझाया तो आप सबको थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। क्या समझा कि आपतन कोण, क्या आपतन कोण में क्या समझाया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये कोण क्या, ये कोण बन रहा है, आप सबको लग रहा है ना, यह कोण बना, इस कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया है। चलिए अब हम आगे समझते हैं और हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए यहाँ पर हम दूसरा, ये अंतिम है, ठीक है ना, पूरा नामांकन हो जाएगा, सब चीज़ का नामांकन और परिभाषा पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, ये अंतिम है 6 नंबर में कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं मेरे भाई, मेरे साथ लिखिए कि यहाँ पे लिखेंगे कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यहाँ पर आपतित किरण था लेकिन यहाँ पर लिखेंगे कि अपवर्तित किरण, क्या अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को इस कोण को हम अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, और अभिलंब क्या, यह एक अभिलंब में ना है, यह क्या है, तो यह एक अभिलंब है, यह क्या, तो अपवर्तित किरण है, और यह जो कोण बन रहा है इसी कोण को, तो ना, इसी कोण का नाम तो है अपवर्तन कोण। क्या लिखे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक तो पूरा कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या आप सबको समझा यहाँ पर कि आपतन कोण समझा दीजिए, अपवर्तन कोण क्या समझाए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या यह क्या है, तो यह क्या है, तो यह अपवर्तित किरण है, ये क्या है, तो यह अभिलंब है, और ये जो कोण बन रहा है इस कोण का नाम क्या है, तो अपवर्तन कोण है। क्या, अपवर्तन कोण है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है ना, बउआ वाला सवाल है। ठीक है ना, क्या बउआ वाला सवाल है। चलो आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, एक बार कमेंट करके बताइए तो आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम क्या समझ लेते हैं, तो चाल समझ लेते हैं कि इसमें कितना चाल है, प्रकाश में, यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है ये समझ लेते हैं। उसके बाद आएंगे हम विरल माध्यम और सघन माध्यम में। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो एक बार कमेंट में आप सभी एक बार दिल का इमोजी भेजिए, तो आप सभी मेरे लिए एक बार दिल का इमोजी भेजेंगे कि हाँ भाई हमको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, हम इतना मेहनत से बताया, तो आपको दिक्कत होने वाला है नहीं ना, होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा चाल के बारे में समझ लेते हैं कि किसमें कितना चाल है, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है ना, आपसे बताएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, अगर कमेंट में बताइए तो आपसे भी देखते हैं कौन बुद्धिमान बच्चे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल एक बार बताएंगे मेरे भाई। ठीक है ना, और साथ साथ आप सभी हवा में भी प्रकाश की चाल बताएंगे, हवा में और निर्वात में दोनों बताइए तो जल्दी जल्दी मेरे भाई जल्दी। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा वही आप सबको बता देते हैं, देखते हैं कौन बच्चे आगे सबसे देते हैं, सबसे आगे कौन आंसर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आपसे बताइए, चलो आपसे बताइए तो
यहाँ पर पहला आपसे का सवाल है, पहला कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, बताइए मेरे भाई। सभी कोई बताएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, बताओ ना आप सभी। एक ऊपर कर ले थोड़ा सा, चलिए ठीक है। बताइए तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो आप सभी कहिएगा कि 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 गुने में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। उसके बाद ये तो बता दिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। क्या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या आपको ऑप्शन में ये भी होता है कि 3 गुने में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर में लिखिए। दूसरा नंबर आपसे लिखिए कि दूसरा लिखिए हवा में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो जितना इसमें होता है उतना इसमें भी होता है, लेकिन हवा से थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा होता है निर्वात में। तो लगभग 3 लाख के ही बराबर होता है। 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को आपसे लिख सकते हैं 3 गुने में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपसे को बताइए तो, ठीक है ना। चलिए आपसे भी इसके बाद आपसे बताइए कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है। पानी में प्रकाश की चाल बता दीजिए मेरे भाई सभी कोई। पानी में प्रकाश की चाल बताइए तो आपसे पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, एक बार सभी कोई कमेंट में बताएंगे कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है। बस इतना ही। निर्वात में कितना 3 लाख है, 3 लाख है, उससे 75,000 कम इसमें होता है, यानी कि कितना इसमें हो जाएगा 2,25,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ तो मेरे भाई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2.25, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2.25 गुने में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये भी ऑप्शन में होता है। ये आपसे भी इसको याद करके रखिएगा, इसको और इसको दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों भी रह सकता है, यानी कि इस दोनों में से एक रह सकता है कोई, ठीक है ना। तो दोनों याद करने में क्या जाता है, याद कर लीजिएगा दोनों, ठीक है ना। इसमें देखो पानी प्रकाश की चाल होता है 25,000 किलोमीटर, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2.25 गुने में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे भी बताएंगे कांच में प्रकाश की चाल। क्या कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। कांच में प्रकाश की चाल आपसे बताइए कमेंट में कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि पानी से 25,000 कम होता है इसमें, ठीक है ना। क्या पानी से 25,000 कम होता है, यानी कि 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम देख सकते हैं 2 गुने में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये हो सकता है, ठीक है। 4 आपसे बता दिया है। इस चारों को आपसे पूरा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने दिमाग के फाइल में बैठा लीजिए, ठीक है ना। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि हवा में प्रकाश चाल कितना होता है, तो इतना ही होता है, निर्वात के बराबर ही होता है, थोड़ा सा कम होता है निर्वात से,
ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड या 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। चलिए, अच्छा आपसे को कोई पूछेगा कि निर्वात में और हवा में, क्या निर्वात में और पानी में कौन सघन है कौन विरल है? बताइए तो आप सभी बताएंगे कौन सघन है कौन विरल है। पहले हम ये बता देते हैं कि सघन विरल कहते किसको है, ठीक है ना। इसका परिभाषा पहले हम लिखा देते हैं। देखो, विरल माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। पहले लिखा देते तभी तो आपसे बता पाएंगे ना। चलिए, लेकिन आपसे सब पूछेगा कोई, आपसे बताइए कि हवा क्या है? इसमें हवा और पानी, यहाँ पर कोई पूछेगा आपसे, कोई पूछेगा हवा और पानी। देखो, हवा रख लिए और पानी रख लिए। हवा और पानी में विरल कौन है? विरल कौन है या सघन कौन है? ये आपसे कोई एक सवाल है, आपसे तो पढ़े ही होंगे, आपसे तो पढ़ लिए होंगे कि आपसे बताइए तो हवा और पानी में विरल कौन है और सघन कौन है? बताइए तो आपसे भी कोई कन्फ्यूजन क्या आपसे बताइए कि इसमें विरल कौन है सघन कौन है। एक बार मेरे भाई बता देंगे, मेरे भाई शेर और शेरनिया, ठीक है ना। हवा और पानी में विरल कौन है? तो हवा में देखो हम क्या समझाए, विरल माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कि हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर पानी में देखो कि 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड या 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। इसमें कौन ज़्यादा है? देखो, हवा में और पानी में कौन ज़्यादा है? आपसे एक बार कमेंट बताएंगे तो इसमें आपसे कहेंगे कि जो हवा है वो पानी से ज़्यादा है, ठीक है ना। हवा क्या है? पानी से ज़्यादा प्रकाश की चाल हवा में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे कि हवा क्या है? तो हवा हो जाएगा विरल। क्या हवा क्या हो जाएगा? तो विरल। तथा यहाँ पर क्या पानी क्या हो जाएगा? तो पानी क्या हो जाएगा? तो पानी हो जाएगा सघन। क्या सघन माध्यम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सघन माध्यम, ठीक है ना। ये आपसे भी याद करके रखिएगा। कोई पूछा आप सभी को कि बताइए आप सभी पानी और कांच में विरल कौन है सघन कौन है? एक बार आपसे कमेंट करके बताएंगे। आपसे एक प्रश्न है, एक प्रश्न है आप सभी से कि क्या यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? पानी और कांच में, क्या पानी और कांच में विरल और सघन कौन है? विरल और सघन कौन है? बताइए तो आप सभी कि पानी और कांच में विरल कौन है और सघन कौन है? बताइए तो विरल माध्यम कौन है और सघन माध्यम कौन है? देखो, पानी क्या है? पानी है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, और यहाँ पर जो कांच है ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो 2,25,000 और 2 लाख में कौन ज़्यादा है कौन बड़ा है? तो आपसे कहेंगे जो पानी है वो कांच के अपेक्षा क्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो पानी हो जाएगा यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा? तो पानी हो जाएगा विरल। क्या पानी क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा, विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर क्या है, दूसरा में क्या है? कांच है, तो कांच क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा, सघन माध्यम, ठीक है ना, माध्यम। अच्छा, अब आपसे कोई ये भी तो पूछ सकता है ना, आपसे बताइए तो पानी क्या है? सघन है या विरल है?
कोई पूछेगा कि आपसे बताइए कि पानी क्या है, सघन है या विरल है, तो आपसे भी सीधा पूछेगा उससे कि आपसे भी सीधा पूछेगा किसके अपेक्षा में बताए, ठीक है ना। ये पूछेगा कि किसके अपेक्षा में बताए। देखो ये विरल और सघन दो चीज़ के बीच में ही होता है, यानी कि बताइए कोई पूछेगा ऐसे कि पानी और कांच में विरल और सघन कौन है, ऐसे पूछ सकता है, लेकिन ऐसे पूछेगा तो सीधा जवाब इसका नहीं होगा। कि आपसे कोई पूछेगा पानी क्या है, सघन या विरल है, तो आपसे कहिएगा किसके अति में, किसके अपेक्ष में, ये पूछेगा, ठीक है ना। तो इसको आंसर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपसे कुछ थोड़ा सा सघन विरल उसी समय से बात हो रहा है, उसका परिभाषा लिखा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। विरल माध्यम क्या है, ठीक है ना। विरल माध्यम किसे कहते हैं बताइए, तो आपसे विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, उसे विरल माध्यम कहते है। आपसे समझ गया कि ना कि विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। पूरा सिंपल है मेरे भाई, ठीक है ना, पूरा सिंपल है। उसके बाद आपसे बताइए दूसरा नंबर में कि सघन माध्यम किसे कहते हैं। दूसरा में है सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, क्या इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा है तो विरल और कम है तो सघन। प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो विरल, कम हो तो सघन। चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते है। पूरा सिंपल है मेरे भाई। और हाँ, और कोई भी कभी ऑब्जेक्टिव में दो चीज़ पूछ देता है। जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो प्रकाश वो क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को भी आप लिख लीजिएगा, क्या लिखा दे, लिखा दे, ठीक है ना। सघन माध्यम किसे कहते हैं, जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम हो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। लिखा दे, चलो लिखा देते, थोड़ा सा छोड़े क्या है, इसको समझा कर छुट्टी कर देते, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। चलो आज समझाते हैं कि किस माध्यम में किसको भेजेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। चलो मेरे भाई अंतिम है, उसी लिए करने के बाद लाइक कर दिए चैनल को, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को आपसे भी प्रेस करके उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो कोई भी वीडियो ना छूटे, कोई लाइव ना छूटे, कोई पोस्ट ना छूटे, ठीक है ना। इसके लिए आपसे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, वहाँ पर आपको हर एक PDF, जैसे मैं हर एक PDF वहाँ पर भेज आता है, उसी लिए कह रहा है कि आपसे जरूर जुड़िएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ये क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, अपवर्तक सतह ले लिए। ये क्या है, तो यह अभिलंब है। ये क्या है, तो अभिलंब है। यहाँ से जब हम आपतित किरण भेजेंगे, यानी कि कोई किरण भेजेंगे, कोई प्रकाश की किरण भेजेंगे, तो इसको जाना चाहिए था ये ऐसे, इसको तो जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था। हाँ, इसके बाद ये भी क्या है, एक बार कांच बना देते, क्या है कि ये कांच बना लेता, आपको कुछ थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। ये क्या है, तो कांच है, ठीक है ना। ये क्या है, तो कांच। एक सेकेंड, थोड़ा सा बढ़िया बनाते भाई, तब तो समझ में आएगा ना आप सभी को मेरे भाई।
चलिए एक बार सेशन को एक बार लाइक कर दिया, आप पूरा वॉच कीजिए, आप सभी सिर्फ तनका ही बच्चे हैं, ठीक है ना। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस सभी पर, ठीक है ना। पहले हम एक कांच का टुकड़ा बनाते हैं। और कांच बताइए तो कांच पारदर्शी है या अपारदर्शी है या पारभाषक है? बताओ तो कांच क्या है? कांच पारदर्शी है, पारभाषी है या अपारदर्शी? बताइए तो आप सभी। तो यह कांच आपसे कोई पूछेगा तो कांच आपसे बताइएगा कि यह पारदर्शी है। क्या यह किरण को आर पार हो जाता है? इसमें क्या है, किरण आर पार हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, और उसका ये क्या है, तो ये कांच हो गया। इसका नाम क्या है? ये मान लो कि आप सभी ये कांच है, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये मान लो कांच है। यहाँ पे एक हम अभिलंब दिए, यहाँ पे एक अभिलंब है, यहाँ पे एक प्रकाश की किरण भेजे यहाँ पर, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इसको जाना चाहिए इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह इधर मुड़ गया, यह किसके कारण हो रहा है अगर बताएंगे सभी कोई, यह किसके कारण हो रहा है? देखो यहाँ पर क्या है, हवा है। ये क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हवा तो है ना। तो हवा क्या है, हवा और कांच में विरल कौन है और सघन कौन है? इसीलिए तो हम कहे थे कि इसको याद कर लीजिए, इसीलिए तो कहे थे। तो आपसे कहिएगा कि हवा और कांच में विरल है। हवा क्या विरल है? हवा विरल क्या है, तो विरल हवा। और कांच क्या है, तो सघन है, ठीक है ना। विरल और सघन है। यहाँ पर लिखेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या देखो यह क्या है, यह अभिलंब है। क्या यह अभिलंब है? यह क्या हुआ, इधर मुड़ गया। इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन इधर मुड़ गया ना, अभिलंब की ओर मुड़ गया ना। इधर भागता तो अभिलंब से दूर हट गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी में हम लिखेंगे, यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पर आता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना। क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना, मुड़ जाती है, ठीक है। चलो और यहाँ पर एक और चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। एक और चित्र बनाते हैं, कहाँ पर बना दे, चलो यहाँ पे एक और चित्र बनाते हैं। यह क्या है, तो यह एक कांच है। मान लो यह क्या है, तो यह एक कांच है, ठीक है ना। ये क्या है, तो यह एक कांच है, ठीक है ना, ये कांच है। और यहाँ पर क्या, ये हवा है। ये क्या है, तो हवा है। यहाँ पे एक अभिलंब है, क्या, तो एक अभिलंब खींच दिए और यहाँ से एक प्रकाश आ रहा है और इसको जाना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे क्यों मुड़ गया, किसके कारण मुड़ गया बताएंगे। यहाँ पर क्या, यह हो जाएगा सघन, ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो विरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर दूसरा लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, क्या, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। इसका चित्र बना दे बढ़िया से, ठीक है ना। इसका चित्र बना दे, देखो ये क्या है, तो यह कांच है। ये क्या है, तो यह एक कांच है। यहाँ पे एक अभिलंब पार दिए, ठीक है ना, एक अभिलंब पार दिए। यहाँ से एक प्रकाश की किरण भेज रहा है, तो यह प्रकाश की किरण इसको जाना चाहिए था सीधा
जाना चाहिए था इसको सीधा, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन यह क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गया। इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन अभिलंब से यह दूर हट गया। इसी को तो हम कहते हैं क्या, तो यह कांच है। क्या है, तो कांच है, कांच है। और यहाँ पर यह क्या है, तो हवा है। कांच से हवा में, कांच क्या है, तो कांच है सघन, सघन। और हवा क्या है, तो हवा है विरल माध्यम। कांच और हवा में कोई पूछे तो इसमें कांच और हवा में सघन कौन हो जाएगा, तो कांच हो जाएगा सघन और विरल हो जाएगा हवा। चलिए यहाँ पर आप सभी का पूरा टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम ख़त्म कर दिए। कल की क्लास में आप सभी को हम बताने वाले हैं लेंस। क्या बताने वाले हैं, लेंस के बारे में हम कल बताना। प्रकाश का अपवर्तन के नियम, क्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताने वाला है कल। उसके लिए आप सब तैयार रहिएगा। क्या, कल आप सभी को हम प्रकाश का अपवर्तन के नियम, क्या नियम बताने वाले हैं। नियम के लिए आप सभी कल की क्लास में जुड़िएगा और तहलका मचाइएगा पूरा, और जी जान लगा कर आप सभी पढ़िएगा और आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।